नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग 9 सितंबर के कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं, जिसमें झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। इसमें प्रश्नों की संख्या 5 है और सभी प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। और साथ में सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न लेके आ रहा हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और टेलीग्राम में इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। अवेलेबल है इसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा URL के माध्यम से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा X अकाउंट को, जो है ट्विटर अकाउंट जिसे कहा जाता था पहले, आप X अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं @झार_अपडेट के URL पे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हर दिन सबसे पहले हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं जो अभ्यास प्रश्न होता है। उसे हम लोग आज देख लेते हैं डिटेल में, जो लास्ट में मैंने पूछा था लास्ट सेशन में। प्रश्न था दोस्तों, रांची में पहाड़ी की चोटी पर बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इसे किस नाम से जाना जाएगा? इसके लिए जो 4 ऑप्शन है वो है स्टैचू ऑफ फ्रीडम, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ स्लेव या स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ। दोस्तों आपको बता दें कि बिरसा मुंडा का 150 वर्ष जो है पूरा हो रहा है जन्म का, और इसी उपलक्ष्य में बहुत सारा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। और इसी कह सकते हैं इसी 150 होने के उपलक्ष्य में स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ नाम से एक प्रतिमा, जो भव्य प्रतिमा होगी, उसे स्थापित किया जाएगा रांची में। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए इसे और डिटेल में आप जान लीजिए। आपको बता दें कि शक्ति की प्रतिमा अगर हिंदी में बात करें तो स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से यह जाना जाएगा, और पहाड़ी की चोटी पर बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी रांची में। और झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन का ये प्रमुख केंद्र भी बन जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि झारखंड की वीरता और सांस्कृतिक गौरव का ये प्रतीक बन जाएगा। प्रस्तावित स्थल की बात करें तो दोस्तों रांची के नामकुम प्रखंड में हाहा पंचायत में ये स्थापित किया जाएगा स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ। और पहाड़ी पर प्रतिमा के साथ साथ पार्क, कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जहां आमतौर पे लोग जाएंगे, एंजॉय करेंगे, स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे। पार्क, कैफेटेरिया की भी व्यवस्था होगी जहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं लोग। तो दोस्तों चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। नए प्रश्नों में जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, गुआ गोलीकांड के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 25, 35, 45 या 55? दोस्तों आपको बता दें ये जो गुआ गोलीकांड है ये 8 सितंबर के दिन हुआ था 1980 में, यानी इसके 45 वर्ष पूरे हो गए हैं 2025 में 8 सितंबर को। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए जान लेते हैं ये गुआ गोलीकांड क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो गुआ नामक स्थल है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। जब ये घटना घटी थी उस समय पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम साथ में था, एक था, यानी सिंहभूम के नाम से वो जिला केवल जाना जाता था। अब पश्चिमी सिंहभूम में ये गुआ नामक स्थान है जहाँ ये गोलीकांड हुआ था 8 सितंबर 1980 को। और झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दौरान ये घटना घटी थी, जब बिहार मिलिट्री पुलिस के जवानों ने अस्पताल में इलाज करा रहे 8 आदिवासियों को हॉस्पिटल से निकालकर उन्हें गोली से मार दिया था। और यह रेड क्रॉस के जो नियमों के खिलाफ था, और ऐसी घटना शायद भारत में पहली बार हुई थी जो गुआ नामक स्थान पर हुई थी। इसीलिए इसे गुआ गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। अब तो वहाँ पे शहीद स्मारक भी बना दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो झारखंड आंदोलन चल रहा था उसी दौरान ये घटना घटी थी, और आंदोलनकारी अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे। इसके अलावा कई सारी और भी जो कारण थे, उनमें अगर हम लोग बात करें तो स्थानीय बेरोजगारों को माइंस में नौकरी देने, जंगल आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए आंदोलनकारियों की रिहाई, और आयरन माइंस से निकले जो लाल पानी है उससे नष्ट होने के कारण जो फसल नष्ट होते थे उसकी मुआवजा की मांग को लेकर ये सारा आंदोलन उस दौरान चल रहा था।
और उस दौरान अगर हम बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन जगन्नाथ मिश्रा, और शहीद स्मारक के तौर पर इसे अब जाना जाता है, जो कि गोवा बाजार में है। शहीद स्मारक पर 10 आदिवासियों के नाम दर्ज हैं जिन लोगों ने शहादत दी थी, कह सकते हैं। और जो आंदोलन था, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उस समय के जो चक्रधरपुर के विधायक थे एमएलए देवेंद्र माझी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम, कह सकते हैं आंदोलन, उस दौरान चल रहा था जहाँ पे ये गोलीकांड हुआ था। तो ये था दोस्तों प्रश्न नंबर 1, गोवा गोलीकांड, जिसके 45 वर्ष पूरे हो गए हैं 8 सितंबर को। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पूरे विश्व में 8 सितंबर जो मनाया जाता है ये साक्षरता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, और इसी दिन ये गोवा गोलीकांड का जो स्मारक स्थल है यहाँ पे हर वर्ष लोग इकट्ठा होते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े जो नेता हैं वो वहाँ जाते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं शहीदों को। प्रश्न नंबर 2 है, मिस्टी नामक निम्नलिखित में से कौन सा जानवर था जिसकी मौत हो गई? जिराफ, सफ़ेद बाघ, शेरनी या तेंदुआ? दोस्तों आपको बता दें, जो ये मिस्टी नामक जो जानवर जिसका निधन हो गया, जिसकी मौत हो गई, वो एक जिराफ था, जो कि ओरमांझी में स्थित बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क में था ये जिराफ, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए और डिटेल में जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में कई सारी घटनाएं इस बिरसा जैविक उद्यान में घटी है, और कौन कौन प्रमुख जो जानवर है जिसका निधन हो गया उसे किस नाम से जाना जाता था, ये भी कुछ तो आपको ज़रूरी याद रखना चाहिए। चूँकि ये करंट है, आपको बता दें कि जो मिस्टी नामक जिराफ था इसका निधन हो गया है, और ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में था। 6 वर्षीय गर्भवती थी ये जिराफ, जिसका नाम था मिस्टी, और इसकी मौत हो गई 3 सितंबर 2025 को। वैसे आपको बता दें कि 7 अगस्त 2025 को, यानी कुछ दिनों पहले ही, अलीपुर प्राणी उद्यान, जो कि कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत ये झारखंड के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में लाया गया था। वैसे पिछले 2 वर्षों की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में कई जानवरों की मौत हुई है। 3 सितंबर की अगर बात कर लें तो मादा जिराफ की मौत हुई है। 22 मई की बात करें 2025 की ही, तो प्रियंका नामक शेरनी की मौत हो गई थी। वहीं 3 जुलाई 2025 को शेर था जिसका नाम शशांक था, उसका भी मौत हो गया था। वहीं फरवरी 2024 की बात करें तो बीरू नामक शेर का मौत हो गया था। 14 मई 2024 की बात करें तो सफ़ेद बाघ जावा का मौत हो गया था। और गौरी के 4 शावक यानी कब नामक जन्म लेने गौरी जो लायन था दोस्तों, बाघ, उसके 4 शावक कब का जन्म लेने के कुछ ही घंटे में भी मौत की खबर आई थी। इसके अलावा 25 जुलाई 2024 को रानी नामक तेंदुआ की मौत हो गई थी। 27 जुलाई 2024 को आदि नामक गौर, 8 दिसंबर 2024 को जया नामक शेरनी, 3 दिसंबर 2022 को बाघिन जिसका नाम सरस्वती था, 3 जून 2021 को शिवा नामक बाघ, और 21 जुलाई 2023 को राधा नामक तेंदुआ। 2022 में अगर बात करें तो 10 दिनों के अंदर 13 लोमड़ी की मौत की भी खबर आई थी। वैसे इसके अतिरिक्त कई अलग अलग तरह के जो पशु पक्षी ये थे, जैसे घड़ियाल आदि भी, उनकी भी मौत इस दौरान हुई है। इसलिए ओरमांझी बिरसा जैविक उद्यान जो है ओरमांझी में, ये काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले कुछ दिनों से। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक दिवस से संबंधित है। शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड में कितने शिक्षकों को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में शिक्षक दिवस पर 2 लोगों को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत किया गया था शिक्षक दिवस के अवसर पर, झारखंड की श्वेता शर्मा को पुरस्कृत किया गया था। और झारखंड में जो पुरस्कृत किया गया है 2 लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को बात करें तो 128 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 2 शिक्षकों को विशेष सम्मान दिया गया है और इन्हें शाल
स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सभी को सम्मानित किया गया। और 2 शिक्षक जिन्हें विशेष सम्मान दिया गया, इन दोनों का नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। रामगढ़ जिले के सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता और चतरा जिले के मनोज कुमार चौबे, ये 2 लोग हैं जिन्हें विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोनों शिक्षकों को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र के अलावा 25,000 रुपये देकर भी सम्मानित किया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से राष्ट्रपति द्वारा जो सम्मानित किया गया, उसमें झारखंड की श्वेता शर्मा शामिल थी, जो कि देवघर की विवेकानंद मध्य विद्यालय की शिक्षिका है। और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा 50,000 की नगद राशि, रजत पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। और जैसा कि पता है आपको, 5 सितंबर को हर वर्ष जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी तरह विश्व शिक्षक दिवस भी प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित कार्यक्रम है। ये था दोस्तों प्रश्न नंबर 3। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं और यह है प्रश्न नंबर 4 और ये खेल से संबंधित है। उमेश विक्रम किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए पारा बैडमिंटन, ऑप्शन बी पारा क्रिकेट, ऑप्शन सी पारा फुटबॉल, ऑप्शन डी पारा एथलेटिक्स। दोस्तों आपको बता दें कि जमशेदपुर के हैं उमेश विक्रम, जो पारा बैडमिंटन से जुड़े खिलाड़ी हैं। दोस्तों आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है आपको बता दें, जब भी पारा किसी खेल के साथ जुड़ जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि जो कैपेबल नहीं है, उनका कोई अंग शरीर का इनकैपेबल है, यानी विकलांग कह सकते हैं, उनसे जुड़ा जो भी खेल होता है उसे पारा के तौर पर जाना जाता है। इसी तरह पारा बैडमिंटन है, दिव्यांग लोगों को ये कह सकते हैं, कहा जाता है, दिव्यांग लोगों के खेल को ये पारा के नाम से जाना जाता है। और उमेश विक्रम जो है ये पारा बैडमिंटन से जुड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें अब दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर रैंक किया गया है। आइए इनके बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उमेश विक्रम ये पारा शटलर है, यानी कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और पिछले 3 वर्षों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके कारण उन्हें रैंक 1 दिया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। और ये जो रैंकिंग है दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया है, जो कि उमेश विक्रम है, और मेंस सिंगल कैटेगरी में ये उन्हें रैंकिंग दिया गया है। और ये जो रैंकिंग जारी किया गया है वर्ल्ड बैडमिंटन के द्वारा किया गया है, यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा दिया गया ये रैंकिंग है। इसके अलावा भारत के एक और खिलाड़ी है, दोस्तों बता दें उमेश विक्रम वर्तमान में ये झारखंड से जुड़े हैं, जमशेदपुर से, जबकि भारत के एक और खिलाड़ी है सूर्यकांत, जो कि युगल वर्ग में उमेश विक्रम के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। वहीं उमेश विक्रम की दोस्तों बात कर ले तो पारा शटलर है, यानी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी है कह सकते हैं, और जमशेदपुर के रहने वाले हैं। वैसे मूल रूप से वो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, बिहार के। और बीआईटी मेसरा से वो इंजीनियर भी हैं। 2016 में उन्होंने इंजीनियरिंग पास की थी और 32 वर्ष उनका उम्र है। वर्तमान में वो टाटा स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़े हुए हैं, जो जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक अधिकारी के तौर पर कार्य भी कर रहे हैं उमेश विक्रम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, 5वें नंबर प्रश्न को। और ये 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस विधानसभा के रिक्त होने के कारण विधानसभा उपचुनाव नवंबर तक कराए जाने की संभावना है? मधुपुर, मांडर, सिल्ली या घाटशिला? दोस्तों आपको बता दें ये विधानसभा जो क्षेत्र है वो है घाटशिला, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपको पता है कि शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में थे अभी हाल कुछ दिनों तक, वो घाटशिला विधानसभा से चुनाव जीते थे, और रामदास सोरेन जिनका निधन हो गया था, जिसके कारण ये रिक्त हुआ है विधानसभा, जिसके कारण अब विधानसभा उपचुनाव वहाँ कराया जाना है। जैसा कि आपको पता है किसी विधायक या सांसद के मृत्यु या रिक्त किसी कारण से रिक्त होने से 6 महीना के अंदर वहाँ उपचुनाव कराया जाता है, ताकि जो पूरा सेशन है उसमें बचे हुए सेशन में वो कोई गैप ना हो और कोई विधायक या सांसद उसमें चुनकर फिर से आ जाए। और इसी तरह झारखंड में घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव
कराना है, क्योंकि रामदास सोरेन के निधन के बाद ये रिक्त हो गया है। आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है और नवंबर तक उपचुनाव यहाँ कराने की संभावना है। घाटशिला विधानसभा आपको बता दें कि ये अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए दोस्तों, ये अनुसूचित जनजाति के लिए ये जो है रिजर्व्ड है। इसके अलावा आपको पता होगा शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, उनका असामयिक निधन हो गया था और 2024 में वो इसी विधानसभा से चुने थे, जब वो बाबूलाल सोरेन को, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को रामदास सोरेन ने हराया था और विधानसभा पहुंचे थे और मंत्री बनाए गए थे इस बार शिक्षा मंत्री, जिनका निधन हो गया, जिसके कारण ये रिक्त हुआ है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र। तो ये तो दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, झारखंड में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 लागू किया गया है, इसके कुलाधिपति कौन हो गए? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्री या ऑप्शन डी रिम्स के निदेशक। तो दोस्तों आपको बता दें जो भी कुलाधिपति होंगे वो एक्स ऑफिशियो हो गए, यानी उस पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति ही कुलाधिपति होगा। इसके लिए ये 4 ऑप्शन है, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।